Hello everyone, welcome back once again. So today we are going to start our new topic that is permutation, है ना? Actually permutation and combination हमने 4 lectures पहले ही start कर दिया था. So today is the 5th lecture of this particular topic. और आज सही मायनों में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना? आज हम सीखेंगे कि परम्यूटेशन का मतलब होता क्या है, परम्यूटेशन किस तरीके से हम परम्यूटेशन निकालते हैं, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन, वो सब आज हम सीखेंगे. अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने फैक्टोरियल नोटेशन सीखा है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एफसीपी, है ना? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, कब एडिशन करना होता है, कब मल्टीप्लीकेशन करना होता है. तो ये दो चीजें मैं आपको पिछले 4 लेक्चर्स में बता चुका हूं. आज हमारा 5th लेक्चर है इस पर्टिकुलर टॉपिक का और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक दैट इज परम्यूटेशन, है ना? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन, है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन? परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल सरल भाषा में बात की जाए तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट. परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है ना? जैसे कि मान लीजिए एक कंडीशन, एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं हम. अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 3 चेयर्स लगी हुई है. मान लीजिए ये 3 कुर्सियां हैं. कुर्सी जैसा लग नहीं रहा है ये, बट मान लीजिए, है ना, ये 3 चेयर्स है. चेयर्स को मैं नाम दे देता हूं. इस चेयर को नाम दे देता हूं C1, इस चेयर को नाम दे देता हूं C2, इस चेयर को नाम दे देता है C3, है ना? 3 चेयर्स लगा रखी है मैंने रो वाइज, ठीक है? इन 3 चेयर्स पे मेरे को 3 पर्सन्स को बिठाना है ना? 3 बॉयज ले लीजिए, 3 लड़कों को मुझे इन 3 चेयर्स पे बिठाना है ना? तो मान लीजिए B1, B2 और B3, वो 3 लड़के हैं जिनको मुझे इन 3 कुर्सियों पे बिठाना है. तो ऐसे में कितने अरेंजमेंट, कितने तरीकों से मैं इन 3 कुर्सियों पर इन 3 लड़कों को बिठा सकता हूं? सो हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? कितने अरेंजमेंट हम ऐसे कर सकते हैं? तो देखिए, हो सकता है इस वाली कुर्सी पर B1 बैठ जाए, है ना? अगर इस वाली कुर्सी पर B1 बैठ गया तो इस वाली कुर्सी पर या तो B2 बैठेगा या फिर B3 बैठेगा, है ना? सब डिस्टिंक्ट है, सब अलग अलग है ना? अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बॉय 1 यहां भी बैठ जाए, यहां भी बैठ जाए चमत्कार करके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो डिस्टिंक्ट है, सब अलग अलग है ना? तो अगर चेयर 1 पे बॉय 1 बैठा है तो हो सकता है चेयर 2 पे बॉय 2 बैठे और चेयर 3 पे बॉय 3. तो एक अरेंजमेंट तो ये हो गया. एक और अरेंजमेंट क्या हो सकता है? वही चेयर 1, है ना? अच्छा, मैं बार बार चेयर नहीं बनाता हूं, मैं अब बस ये मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3, ये फिक्स रहेगा, है ना? एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है? यहाँ पर B1 बैठा हो, बॉय 1, हाँ, इधर B3 हो सकता है, इधर B2 हो सकता है ना? देखो ये भी तो एक अरेंजमेंट है. यहाँ पर पहला लड़का बैठ सकता है, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा. एक अरेंजमेंट तो ये हो गया, है ना? दूसरा अरेंजमेंट क्या हो गया कि लड़का, पहला वाला लड़का यहीं बैठा है लेकिन इन दोनों की अदली बदली हो गई, यहाँ बॉय 3, यहाँ बॉय 2. ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया. तीसरा अरेंजमेंट क्या हो गया? हो सकता है बॉय 2 चेयर 1 पे बैठ जाए, है ना? तो यहाँ B1 बैठ सकता है, यहाँ B3 बैठ सकता है. ये तीसरा अरेंजमेंट हो गया, है ना? बॉय 2 को फिक्स करके अब इनकी अदली बदली हो सकती है, यहाँ बॉय 3, यहाँ बॉय 1 चेयर पे, है ना? और क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं? बॉय 3 बैठ सकता है चेयर 1 पे, तो यहाँ बॉय 1, यहाँ बॉय 2, या फिर यहाँ बॉय 2, यहाँ बॉय 1, कीपिंग दिस, है ना? तो कितना अरेंजमेंट हो गए? 4, 5, 6. तो 3 लड़कों को 3 कुर्सियों पर बैठाने के कितने कितने अलग अलग तरीके मेरे पास है हुए? 6 तरीके हो. तो यही है परम्यूटेशन, है ना? अरेंजमेंट. आप कितने पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं गिवन टास्क में, है ना? तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज बेसिकली परम्यूटेशन, है ना? तो आई होप ये एग्जाम्पल के मीडियम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. ये आगे हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, अब एक बात सुनिए. अगर मेरे पास 10 चीजें हैं तो उनमें 10 चीजों में से एक चीज चुन सकता हूं. चुनना मतलब सेलेक्ट करना, है ना? 10 में से एक चीज चुनी जा सकती है, एक चीज अरेंज की जा सकती है, 2 चीजें अरेंज की जा सकती है,
3 की जा सकती है, 4 की जा सकती है, 10 की 10 चीजें अरेंज की जा सकती है। क्या आप, अगर मैं ऐसा बोलूं 10 में से 11 चीजें अरेंज, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना। अब चीजें ही 10 है तो 11 अरेंजमेंट कैसे हो सकते हैं? तो जितने भी रिसोर्सेज या जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जितने भी नंबर्स आपके पास अवेलेबल है, उनमें से अरेंजमेंट कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा उतना ही हो सकता है जितना आपके पास नंबर्स अवेलेबल है, या उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, है ना। तो एक एग्जाम्पल के मीडियम से तो हमने समझा, अब डेफिनेशन देखते हैं, है ना। डेफिनेशन, परम्यूटेशन की डेफिनेशन। तो देखते हैं डेफिनेशन, परम्यूटेशन की डेफिनेशन। तो परम्यूटेशन क्या है? तो देखिएगा, ये मैंने लिखा है, मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। हालांकि मैंने एग्जाम्पल के मीडियम से आपको मतलब समझाया है, अब थ्योरेटिकली और समझ लेते हैं। तो अब परम्यूटेशन, परम्यूटेशन क्या है? इज एन अरेंजमेंट। परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, है ना। एक फॉर्मेट होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, उस ऑर्डर में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है हमें, टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, या तो उनमें से कुछ का या सबका। मतलब अगर मेरे को 10 चीजें अरेंज करनी है, मान लो मेरे पास 10 चीजें हैं, तो 10 चीजों में से मैं कितनी चीजें, 4 अरेंज कर सकता हूं, 5 अरेंज कर सकता हूं, 6 अरेंज कर सकता हूं, या फिर 10 की 10 अरेंज कर सकता हूं। 10 में से 11 चीजें तो अरेंज नहीं कर सकते हम, है ना। तो यही है मतलब टेकन सम, यानी या तो 10 में से कुछ या सब कुछ, या 10 में से कुछ चीजें अरेंज करनी है या सारी ही अरेंज कर दो, है ना, है ना। अभी आगे और अच्छे से इसको समझ लेंगे। तो परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट, टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग अरेंजमेंट, अलग अलग परम्यूटेशन। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मान लो आर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है ना। तो उनके जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन होंगे, चूजन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब वही बात हो गई, मतलब मान लो मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मेरे को 7 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करना है, सॉरी, है ना। तो इसमें से ये देखो, 10 का रोल कौन प्ले कर रहा है? ये एन, जो हमारे पास कलेक्शन होगा, है ना, उसमें से हमें कुछ अरेंज करनी होगी। तो अगर मेरे को 10 में से 7 चीजें अरेंज करनी है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? 10p7, मतलब 10 का परम्यूटेशन 10 परम्यूटेशन 7, इस तरीके से, है ना। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, अलग अलग परम्यूटेशन, जितने भी नंबर ऑफ अलग अलग परम्यूटेशन, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन हमें निकालने हैं, ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। मान लीजिए आर अलग अलग डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट है हमारे पास, चूजन फ्रॉम, कहां से चुनोगे आप इनको? एक कलेक्शन होगा आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। मान लो मेरे पास एक विशाल सा कलेक्शन है, बहुत बड़ा कलेक्शन है, उसको मैं मान लेता हूं एन। तो मेरे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, उसमें से मुझे आर डिस्टिंक्ट, आर मतलब कुछ, एन में से मान लो कुछ आर डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो मुझे चूज करना है। तो अगर मेरे को एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा, कैसे डिनोट करूंगा उसको? एन पी आर, मतलब ऐसे लिखेंगे, ऊपर एन फिर पी और फिर आर, इस तरीके से लिखते हैं, एन पी आर। एन मतलब आप कितने कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उनमें से आप कितने चुन रहे हो, है ना। मान लो मेरे पास 10 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे उसमें से 7 चुनने हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा? 10p7, है ना। 10 अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 7 अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मुझे चुनने, तो 10p7, है ना। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? एनपीआर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, परम्यूटेशन ऑर्डर पेयर में लिखेंगे ब्रैकेट लगा के एन कॉमा आर। एन मतलब क्या हो गया हमारा? यहाँ पर एन का रोल कौन प्ले कर रहा है? एन का रोल जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना। एन का रोल कौन प्ले कर रहा है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हो जाएगा एन, और आर क्या हो गया? जितने हमें उन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से जितने चुनने हैं, है ना। तो आर कौन हो गया? उन ऑब्जेक्ट्स में से जो हमें चूज करना है ना, ऑब्जेक्ट्स
टू बी चूजन, है ना। सो ये हो गया एन और आर, है ना। डिनोट कैसे करेंगे इसको, हम ऐसे डिनोट करेंगे एन पी आर। आगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, वो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। आई होप बेसिक क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत इजी सी बात है। अब वो चेयर वाला एग्जाम्पल वापस देखो, है ना। ये 3 चेयर थी, 3 लड़के थे, 3 लड़कों को 3 चेयर पे बिठाने का अगर मुझे अरेंजमेंट करना है ना, तो मैं कितने टोटल अरेंजमेंट देखे थे हमने, 6, है ना। उसको लिखेंगे कैसे, 3p3। भाई लड़के भी 3 थे और हमें अरेंजमेंट भी 3 अलग अलग तरीके से करने, तो 3p3 हो जाता है ना। तो इस तरीके से वहां पे m का रोल भी 3 प्ले कर रहा था और r का रोल भी 3 प्ले कर रहा था, ठीक है। सो आई होप डेफिनेशन समझ में आया होगा आपको परम्यूटेशन का। चलिए अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल पार्ट या एनपीआर का मतलब होता क्या है ना। तो चलिए आगे अब एनपीआर डिस्कस करते हैं। आर, है ना। एनपीआर क्या होता है, एनपीआर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना। n और r क्या है, यहां पर n है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। और r क्या है, उन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से जितने हमें चुनने हैं, है ना। r है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टू बी चूजन, है ना। इस तरीके से रिप्रेजेंट लिख सकते हैं, है ना। हमेशा याद रखिए ये आर जो होगा ना, अब यार वही बात है ना, 10 में से 11 चीजें तो आप चुन नहीं सकते, है ना। तो आर की वैल्यू हमेशा और हमेशा एन से क्या होगी, छोटी ही होगी या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकती है ना। आसान भाषा में आप समझो, 10 में से 10 चीजें आप चुन सकते हो, 10 में से 11 चीजें नहीं चुन सकते। 10 में से 8 चुन सकते हो, 7 चुन सकते हो, 6, 5, 4, 3, 2, 1 चुन सकते हो, 0 भी चुन सकते हो। नहीं चुनना कुछ, ठीक है, 10 में से 0 भी चुन सकते हैं, लेकिन 10 में से 11 नहीं चुन सकते। तो आर की वैल्यू हमेशा और हमेशा एन के या तो बराबर होगी या उससे छोटी होगी, है ना। So NPR is always equal to n factorial divided by n minus r factorial. For example, अब आप देख लीजिए, बहुत ही आसान चीज हो गई, इसीलिए मैंने आपको पहले फैक्टोरियल सिखाया था। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी परम्यूटेशंस के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के। हाँ, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम आएगी तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, वहां पर काम आएगा आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। और सीधे एक्शन वाले सवालों में तो आपको सीधे फैक्टोरियल का यूज करना है। तो अगर मान लो आपको मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10p7, तो इसका मतलब मैंने आपसे पूछा 10 में से 7 चीजें आपको अरेंज करनी है, कैसे करोगे भाई। तो आप लिखोगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 फैक्टोरियल, है ना। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 पे रोक दूंगा क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल मौजूद है। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, है ना। फैक्टोरियल मैंने हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पूरा फैक्टोरियल पे बेस्ड था। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पहले ध्यान से देखें फैक्टोरियल वाले। फैक्टोरियल इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसका, है ना, इसको सॉल्व कर दीजिए आप। तो 10 into 9 is 90 into 8 7 जा 56 into 6 5 जा 30 34 जा 120, है ना। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर। वापस कर देते हैं, 12 9 जा 108, तो 10800 into 56 ये कर देंगे तो हमें 10p7 मिल जाएगा, है ना। तो काफी आसान बात है, काफी बेसिक मतलब कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है परम्यूटेशन निकालना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो इस पे बेस्ड मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, np6 रेशियो np3 इज इक्वल टू 120 रेशियो 1। तो n का वैल्यू पूछा है, रेशियो मतलब डिवीजन होता है, तो आप लिख सकते हैं np6 डिवाइडेड बाय np3 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो np6 का मतलब हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 1 इज 120। दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये ऊपर पहले तो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस
n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। अब n माइनस 3 बड़ा है n माइनस 6 से, तो n माइनस 3, फिर n माइनस 4, फिर n माइनस 5 और फिर n माइनस 6 और फिर स्टॉप। नीचे भी n माइनस 6 फैक्टोरियल है, स्टॉप इसलिए क्या क्योंकि ये कैंसिल हो गया और ये 120 हो गया, है ना। अब बात आई देखो, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, तीन नंबर है, तीन नंबर का प्रोडक्ट है और तीनों में डिफरेंस कितने का है, एक एक का अंतर है। तो अब 120 को भी आप कुछ ऐसे तोड़िए, 120 को तीन नंबर में हमें तोड़ना है ताकि वो तीन नंबर का मल्टीप्लीकेशन बन जाए और तीनों में एक एक का डिफरेंस आए। तो कैसे करेंगे, 120 को हमें ब्रेक करना है थ्री नंबर्स में ताकि उनमें 111 का डिफरेंस आए, ताकि हम डायरेक्ट कंपेयर करके आंसर लेके आ जाए। तो देखिए कैसे होगा, तो आप लिख सकते हैं n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इज इक्वल टू 120 को ब्रेक करना है नंबर में ब्रेक करना है और तीनों में एक एक का डिफरेंस हो, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, चेक करिए, 6 पंचे 30, 30 चौके 120, है ना। देखो 6 5 4 कम हो रहा है, ये भी बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक छोटा। अब कंपेयर कर दो फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट, सेकंड पोजीशन को सेकंड, थर्ड पोजीशन को थर्ड, हर जगह से n सेम ही आएगा। तो n माइनस 3 इज इक्वल टू 6 है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 मेरा आंसर इस क्वेश्चन का हो गया, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। पहले हमने बेसिक क्वेश्चन किया, अब थोड़ा सा रेशियो वाला क्वेश्चन कर दिया, है ना। है तो ये परम्यूटेशन है ना, NP6 मतलब n में से छह चीजें हमें चुननी है ना, छह चीजें अरेंज करनी है। उसका रेशियो दे रखा है NP6 रेशियो NP3 इज इक्वल टू 120 रेशियो 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर दिया है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी काफी किए थे। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, रिपीटेशन अलाउ होता है, 2 डिजिट 3 डिजिट के नंबर्स बनाना, है ना। तो ये कल पूरा लेक्चर हमारा इसी पे बेस्ड था, तो आज भी कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया। देखिए, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि 4 लेटर के, है ना, 4 लेटर के कितने वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हो, किस 4 लेटर के वर्ड्स फॉर्म करने हैं हमें यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड माधुरी, है ना। माधुरी वर्ड में जो लेटर्स हैं, उन लेटर्स को यूज करके आप 4 डिजिट के, 4 लेटर्स के कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हो अगर लेटर्स रिपीट कर सकते हैं तो, और दूसरी लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो 4 डिजिट के बनाने हैं तो 4 खाने बना दीजिए, है ना। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब माधुरी MADHURI 7 शब्द है ना, 7 लेटर का। तो अब देखिए यहां पर, है ना, लेटर्स रिपीट कर सकते हैं, तो 4 लेटर का वर्ड ये भी है, MMMM, है ना, या MAAA, है ना, रिपीटेड है। देखो MAMAM, ये भी 4 लेटर का है, इसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं, MURR या MRRR या RRRR, बहुत सारे ऐसे 4 डिजिट के, 4 लेटर के वर्ड्स होंगे जो हम माधुरी शब्द में जो लेटर्स यूज हो रहे हैं उनको यूज करके 4 डिजिट के हम बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं जिसमें अगर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। ये देखो रिपीट वाले केसेस है ना। तो कैसे निकालेंगे यार, बहुत सारे आएंगे, हमें पता थोड़ा ना एग्जैक्ट कितना आना, तो वो एग्जैक्ट निकालना है हमें, है ना। तो बहुत ही आसान चीज है। तो ये जगह जो है फर्स्ट वाली जगह, फर्स्ट वाली जगह को भरने के कितने तरीके हो गए, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, है ना, कितने नंबर ऑफ वेज, कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे। अब देखो धीरे धीरे समझो, आप अरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं हम, इस जगह को भरने के टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए। तो इस जगह पर एन भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, एच भी आ सकता है, यू, आर और आई, 7 शब्द है, सातों के सातों आ सकते हैं। तो ये जगह 7 तरीकों से भरी जा सकती है ना। और क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो ये जगह भी 7 तरीकों से भरी जा सकती है, ये जगह भी 7 तरीकों से भरी जा सकती है, और ये जगह भी 7 तरीकों से भरी जा सकती है, क्योंकि लेटर्स कैन बी रिपीटेड। ये कल मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज 49 इंटू 49, है ना। या फिर आप कर सकते हैं 49 इंटू 7, 49 इंटू 7 इज 343, 343 इंटू 7 कर दीजिए
तो आ जाएगा आपका 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 4 जा 28, 28 और 2 30 कैरी 3, 7 3 जा 21 और 3 24, तो 2401 आ जाएगा, है ना। चेक कर लेते, सही है। 7 3 जा 1 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30 कैरी 3, हाँ सही है, 2401, है ना। सो कितने 4 लेटर के कितने वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं माधुरी शब्द को, माधुरी शब्द में जो लेटर्स यूज हो रहे हैं उनको यूज करके अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं, 2401, है ना। 2401 लेटर्स हम ऐसे बना सकते हैं, है ना। अब लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो दूसरा केस नहीं, लेटर्स रिपीट नहीं हो सकते। अब वही चार्ट लिख के बनाने, तो देखिए ये वाली जगह कितने तरीकों से भरी जा सकती है, वही 7 तरीकों से, MADHURI, किसी से भी शुरुआत हो सकती है, तो 7 तरीकों से। अब क्योंकि लेटर रिपीट नहीं हो सकता, तो एक बार अगर मैंने एक जगह फिक्स कर दी, मान लो यहां पर M बैठ गया, अगर मैंने शुरुआत M से कर दी, अगर मैंने शुरुआत M से कर दी, तो यहां कहीं पे भी M नहीं आ सकता, यहां पर M नहीं आ सकता ना, क्योंकि फिर तो रिपीट हो जाएगा। तो ये जगह 7 तरीकों से, ये जगह 6 तरीकों से, फिर यहां से एक और कम हो जाएगा, ये जगह 5 तरीकों से, और ये जगह 4 तरीकों से, बीच में मल्टीप्लीकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42, 42 इंटू 5 4 जा 20, दैट इज 840, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। काफी इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है भाई। 4 लेटर के कितने वर्ड जिसमें लेटर रिपीट ना हो, तो यानी देखो MADH एक हो गया, है ना। इस तरीके से HURI हो गया, इसी तरीके से HURD हो गए, है ना। ऐसे कितने टोटल 840 बनेंगे, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काउंट ये कितना हुआ, आर का वैल्यू निकालना है, रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, 12 परम्यूटेशन R-2 रेशियो 11 परम्यूटेशन R-1 इज इक्वल टू 3 रेशियो 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, है ना। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस R-2, तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस R प्लस 2, 14 माइनस R हो जाएगा, है ना, का फैक्टोरियल। भाई ऐसे ही करते हैं ना, NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। तो 12 माइनस R-2 कितना हो जाएगा, 12 माइनस R प्लस 2, है ना। माइनस प्लस की गलती ना करिए, तो ये हो जाएगा 14 माइनस R डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस R माइनस 1, तो 11 माइनस R प्लस 1 दैट इज 12 माइनस R। और ये दे रखा है हमें 3/14 के इक्वल। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको अच्छे से अरेंज कर देते हैं। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 माइनस R फैक्टोरियल इनटू ऊपर जाके ये हो जाएगा 12 माइनस R फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/14, है ना। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, सो 12 इंटू 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, है ना, इंटू 12 माइनस R फैक्टोरियल को एज इट इज लिखते हैं, 14 माइनस R में से 1 घटाऊंगा, 14 माइनस R, फिर आएगा 13 माइनस R, और फिर आ जाएगा 12 माइनस R, और इस पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है, इंटू 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/14। तो अब मैं देख सकता हूं 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, 12 माइनस R फैक्टोरियल से 12 माइनस R फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, 3 से 12 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 14 4 जा 56 हो जाएगा, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो अब आगे ये कैसा दिखेगा, देखिए 14 माइनस R इंटू 13 माइनस R इज इक्वल टू 14 इंटू 4 इज 56। यह है दो चीजें, दोनों में एक का डिफरेंस है, दो चीजों का प्रोडक्ट है और एक का डिफरेंस है, तो 56 को भी दो चीजों का प्रोडक्ट बनाओ, दो नंबर्स का प्रोडक्ट बनाओ, और उसमें एक का डिफरेंस होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 8 इंटू 7, और ये हो गया सेम 14 माइनस R 13 माइनस R, कंपेयर करिए, सो 14 माइनस R इज इक्वल टू 8, तो R इज इक्वल टू व्हाट, 6, सो R का वैल्यू 6 आ जाएगा, है ना। R का आंसर, R का वैल्यू 6, है ना। सो आई होप क्वेश्चन इजी था, समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और फिर बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
बोलता है अगर m प्लस n परम्यूटेशन 2 इज इक्वल टू 56 है और m माइनस n परम्यूटेशन 2 इज 12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। सो एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56, है ना। सो इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूं, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं, m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 इंटू m प्लस n माइनस 2 पे स्टॉप कर देंगे, डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। ये कैंसिल हो गया, है ना। अब ये देखो m प्लस n और m प्लस n माइनस 1, ये इससे एक छोटा है, तो 56 को भी दो नंबर में तोड़ो और वो दोनों एक दूसरे से एक के डिफरेंस में होने चाहिए। सो 8 इंटू 7 इज 56 और डिफरेंस भी 8 का है। सो मैं लिख सकता हूं, देखो अब इसको ऐसे, सो m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 7, है ना। ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है, 8 और फिर 7, है ना। तो कंपेयर करने पर मुझे पता चल गया, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूं, है ना। m प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए m माइनस n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n माइनस 2 इज इक्वल टू 12। चेक कर लीजिए। अब इसको पहुंचाएंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, स्टॉप डिवाइडेड बाय m माइनस n माइनस 2 फैक्टर, है ना। सो हमारे पास बचा m माइनस n और उससे एक छोटा 12, और इस तरीके से कि उनमें एक का डिफरेंस हो, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, और ये हो गया m माइनस, कंपेयर करो तो m माइनस n किसके बराबर, 4 के बराबर। तो यहां लिख सकता हूं मैं m माइनस, है ना। सो m प्लस n 8 आया, m माइनस n 4 आया। क्लास 10 की मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन से हम m और n का वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2m सो m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 2, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। सो आज हमने सीखा परम्यूटेशन, डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन, है ना, कैसे चीजों को हमें अरेंज करना होता है। बेसिकली परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट ही होता है ना। नोटेशन बताया मैंने आपको, परम्यूटेशन को कैसे हम डिनोट करते हैं, एनपीआर का मतलब समझाया और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हमने और उस टॉपिक को और अच्छे से समझा, है ना। तो कल हम अलग अलग केसेस, यानी जब हमें रिपीटेड डिजिट्स हो जाए, है ना, जैसे अभी तो हमने माधुरी शब्द एक देखा था, उसमें सारे लेटर्स अलग अलग थे। अब तो हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए इंडिया, है ना, इंडिया, इसके हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर है ना, इससे हम और कितने शब्द बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आई और आई रिपीट हो रहा है, यानी जो लेटर्स रिपीट हो रहे होंगे या डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे, तब उनके परम्यूटेशंस कैसे निकालते हैं, है ना, कैसे निकालेंगे। सो वो सब अब हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब छोड़िएगा मत, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। और कहीं भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल पार्ट में अगर कहीं दिक्कत आ रही है इस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप मुझसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।